नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अल्पकालीन पूंजी तथा दीर्घकालीन पूंजी में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कम से कम समय में। हम लोग इस टॉपिक को यानी इन दोनों के बीच के अंतर को कुछ बेस पर यानी कुछ आधारों पर समझेंगे, जिसमें पहला आधार है अर्थ, जिसमें अल्पकालीन पूंजी के संपत्ति से प्राप्त लाभ को अल्पकालीन पूंजी लाभ कहते हैं। यानी कोई भी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है उसका हस्तांतरण किया जा रहा है, यानी उसको बेचा जा रहा है। वह जो भी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों में जा रहा है, तो उसके बदले में जो भी लाभ प्राप्त होगा बेचने वाले व्यक्ति को, उसको कहेंगे हम लोग अल्पकालीन पूंजी लाभ। जबकि दीर्घकालीन संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ को दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहते हैं। और उसका उल्टा हो जाता है कि अगर कोई भी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है उसका हस्तांतरण किया जा रहा है, तो जो व्यक्ति उसका हस्तांतरण कर रहा है यानी हस्तांतरण करता यानी जो बेच रहा है, उसके हाथ में जो भी प्रॉफिट आएगा, जो लाभ आएगा, उसको हम लोग कहेंगे दीर्घकालीन पूंजी लाभ। दूसरा आधार है यानी दूसरा है संपत्ति धारण करने की अवधि। इसमें दोनों में संपत्ति धारण करने की अवधि के बीच का डिफरेंस क्या है? तो सामान्यतः अल्पकालीन पूंजी लाभ में संपत्ति करदाता द्वारा अधिकतम 36 माह या 36 माह से कम, विशिष्ट मदों की दशा में अधिकतम 12 माह या 24 माह या 12 माह या 24 माह से कम रखी जाती है। ये बात हुई अल्पकालीन पूंजी संपत्ति की। जबकि सामान्यतः दीर्घकालीन पूंजी लाभ में संपत्ति करदाता द्वारा 36 महीने से अधिक, विशिष्ट मदों में 12 माह या 24 माह से अधिक रखी जाती है। तो यहाँ पर हमने अवधि की बात कर ली कि कोई भी संपत्ति कितनी अवधि तक रखी जाती है, तो यहाँ पर अल्पकालीन पूंजी संपत्ति और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति की बात हमने यहाँ पे करी हुई है। तीसरा है प्राप्ति एवं सुधार की लागत। अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना में संपत्ति की प्राप्ति एवं सुधार दोनों की वास्तविक लागत को घटाया जाता है, जबकि दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना में संपत्ति की प्राप्ति एवं सुधार दोनों की लागत की भी सूचकांक लागत निकाली जाती है और उसे घटाया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है। और सूचकांक लागत क्या होता है उसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे और जानेंगे विस्तार से। चौथा है विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर मुक्त पूंजी लाभ, जिसमें कहा गया है कि अल्पकालीन पूंजी लाभों में से धारा 54B, 54D, 54G और एवं 54GA के अंतर्गत छूटें प्राप्त होती हैं। तो इन सारे के सारे धाराओं के अंतर्गत जो भी अल्पकालीन पूंजी लाभ है छूट प्राप्त होता है, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। हम लोग इसको समझ के चलेंगे। जब कभी भी आप लोग इनकम टैक्स फाइल करें तो इस बात को ध्यान में रखें। और आप लोग को मैं कभी भी इनकम टैक्स फाइल करके आगे चल के दिखाता हूँ तो मैं ये प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। जबकि दीर्घकालीन पूंजी लाभों में से धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA एवं 54GB के अंतर्गत छूटें प्राप्त होती हैं। पांचवा है पूंजी लाभ पर आयकर। अल्पकालीन पूंजी लाभ जो धारा 111 के अंतर्गत आता है, पर अन्य आयों की तरह यदि प्रतिभूति लेन देन कर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में STT कहते हैं, लागू नहीं है। आयकर सामान्य दरों से लगाया जाता है।
जबकि दीर्घकालीन पूंजी लाभ जो धारा 112 के अंतर्गत आता है, यदि प्रतिभूति लेन देन कर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लागू नहीं है तो उस पर 20% प्लस SC और HEC की दर से आयकर लगाया जाता है। इस बात को आप लोग समझेंगे और जानेंगे। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि अल्पकालीन पूंजी तथा दीर्घकालीन पूंजी में अंतर क्या होता है। यदि आपके पास कोई भी और प्रश्न है इनकम टैक्स जुड़ा हुआ तो उन सारे के सारे प्रश्नों को आप हमें जरूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।